पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये आपका चैप्टर है। बात करते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है, इसके विषय में हम यहां ध्यान देंगे। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0 where a, b, c are real number where a and b is not equal to 0 is called linear equation टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं? ऐसे इक्वेशंस, ऐसे भी जितने भी हमारे इक्वेशंस होते हैं जिनका पावर 1 होता है, तो इनका पावर 1 होना चाहिए और a और b की वैल्यू 0 अगर नहीं है तो इस फॉर्म का अगर कोई भी इक्वेशन आपको दिखता है ax प्लस by प्लस c, तो वो सारे के सारे क्या हैं? लीनियर इक्वेशन है। जैसे यहां हम ध्यान देंगे 3x प्लस 4y प्लस 2, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 0.5 प्लस 0.5y, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.7, ये सारे के सारे क्या हैं? लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहां हमारा a और b की वैल्यू 0 नहीं है। इन केस अगर हम चाहें तो इसे 0 कर सकते हैं, यहां c 0 हो सकता है लेकिन a और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? कोई भी लीनियर इक्वेशन में हमारे जो दो हमारे टर्म्स दिए हैं, x की जगह हमने एक सॉल्यूशन जीरोज मान लिया अल्फा और y की जगह एक जीरोज मान लिया बीटा। अगर इनकी वैल्यू अगर ax प्लस by प्लस c में हम पुट करें और उसकी वैल्यू क्या हो जाए? 0, तो वो हमारा इक्वेशन क्या हो जाता है? 0। ऐसे कोई भी दो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे वो हमारे सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन कहलाएंगे। जैसे यहां पर एक इक्वेशन हमारा दे रखा है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 और हमारा एक दो हमारे टर्म्स दे रखे हैं, x और y की दो वैल्यू दे रखी है। अगर हम इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं और यह इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है तो यह इसका सॉल्यूशन है। अब पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, द जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस फॉर्म का होता है a1x b1y। ध्यान देना, अब लीनियर इक्वेशन ही है लेकिन क्या है? पेयर में है। पेयर में मतलब जोड़े में है, दो पेयर में है। तो पहले पेयर के लिए हमने a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 हमने लिया है और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 लिया है। यहां पर a1 b1 क्या है? रियल नंबर है और a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जहां a1 b1 कभी भी 0 नहीं हो सकते। अगर ऐसा कोई भी नंबर आपको अगर दिखाई देता है तो ऐसे कोई भी इक्वेशंस आपको दिखाई देते हैं तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहलाएंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म का कोई भी इक्वेशन आपको दिखाई देता है वो यही कहलाएगा। सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ सिमुल्टेनियस इक्वेशन, इस सिमुल्टेनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम किसे कहते हैं? कि अगर इन दोनों इक्वेशन में हमारे जो वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स हैं x और y, इसकी कोई भी वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं और यह इस इक्वेशन को क्या कर देता है? सेटिस्फाइड कर देता है, तो वो उसके क्या कहलाएंगे? सॉल्यूशन। अब वो सॉल्यूशन जो होते हैं लीनियर इक्वेशन के दो टाइप के होते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन और इनकंसिस्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू unknown is the said to be the consistent if has at least one solution। कंसिस्टेंट आप कब कहेंगे? कम से कम उसका एक सॉल्यूशन तो होना चाहिए। अगर इस लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है तो वो कम से कम अगर एक है तो भी कंसिस्टेंट है और उससे ज्यादा भी है तो भी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, वो कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। लेकिन इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होते हैं? कि मान लीजिए हम लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल के ये वैल्यू हमने निकाला, इसका सॉल्यूशन निकाला और सॉल्यूशन निकालने पर पता चला कि वो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा है। इसका वैल्यू हम निकाल रहे हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व किए हैं और सॉल्व करने के बाद इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो ऐसे किसी भी लीनियर पेयर के सिस्टम को हम क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। तो सिंपल सी बात समझ लीजिए कि अगर कम से कम एक भी सॉल्यूशन निकलता है तो भी वो कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाता है, उससे एक से ज्यादा निकलते हैं तो भी वो कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाता है। लेकिन अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो वो कौन सा सिस्टम होगा? इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। किसका? लीनियर इक्वेशन का।
ध्यान देंगे। बात करते हैं साइमल्टेनियस जो हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं, उनके मेथड के बारे में, उनके सॉल्विंग के कितने मेथड हो सकते हैं। तो उनके सॉल्विंग के दो मेथड होते हैं, एक ग्राफिकल मेथड होता है और दूसरा एल्जेब्रिकल मेथड होता है। तो ग्राफिकल मेथड को आज हम देख रहे हैं, कल एल्जेब्रिकल मेथड को देखेंगे। ग्राफिकल मेथड में हमारे ग्राफिकल मेथड है और एल्जेब्रिकल मेथड में तीन मेथड है। हमारा एक एलिमिनेशन होता है, दूसरा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है और तीसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। ये तीन मेथड उसमें आप पढ़ेंगे। बात करते हैं ग्राफिकल मेथड के बारे में। हमने दो लीनियर इक्वेशन ले लिया, a1x b1y + c1 = 0, a2x b2y + c2 = 0। इसके जब भी ये ग्राफिकल मेथड के लिए जब भी ये लीनियर कंसिस्टेंस का टर्म बनेगा तो ये तीन केस आपके डेवलप करते हैं। केस फर्स्ट, जो लाइन होगी हमने इसको L1 लाइन मान लिया है, ये हमने मान लिया है कि ये L1 लाइन को इंडिकेट कर रहे हैं और ये L2 लाइन को इंडिकेट कर रहे हैं। तो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस समय जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर जो इसके सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को हमने अल्फा एंड बीटा ले लिया है। और वो जो पॉइंट है हमारा x = अल्फा होगा और y = बीटा होगा। तो इस कंडीशन के लिए हम बोलेंगे कि यहां पर जो हमारा टर्म है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इनका सॉल्यूशन क्या है, यूनिक है। और कल हमसे पहले हम लोगों ने बात की थी कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन के बारे में। तो जिसका सॉल्यूशन निकलता है उसे हम कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं, कंसिस्टेंट। तो इसका यूनिक सॉल्यूशन हमें फाइंड हो रहा है ना, तो इसलिए कौन सा कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, ये कंसिस्टेंट सिस्टम में कहलाएगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन को अचीव करेगा। दूसरा केस है लाइन एक दूसरे के क्या होते हैं, कोइंसाइड होते हैं, कॉन्सिडेंट होते हैं या कोइंसाइड होते हैं। L1 और L2 जो है, ये जो लाइन है एक दूसरे के कोइंसाइड है, यानी दोनों लाइन एक दूसरे पर मर्ज्ड हो चुकी हैं। एट दैट टाइम, इस समय अगर हम बात करें तो अगर हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग के केस के लिए, तो इंटरसेक्टिंग के केस के लिए अगर हमें पता करना होगा तो लाइन को हम a1/a2 = b1/b2 कंपेयर करके अगर निकालते हैं और अगर वो इक्वल नहीं है तो लाइन एक दूसरे की इंटरसेक्ट करेंगे। और अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये लाइन में अगर हमने कंपेयर किया और a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाली और अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दे रहे हैं तो वो लाइन एक दूसरे के क्या होंगे, कोइंसाइड होंगे। और उनके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। और पूछता है कि बताइए ये कंसिस्टेंट सिस्टम है कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, तो इसे भी हम कंसिस्टेंट बोलेंगे क्योंकि इसका भी सॉल्यूशन हमें मिल रहा है। अब हम बात करेंगे पैरेलल कंडीशन की। जब दो L1 और L2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं ना, तो इनके जो कॉमन सॉल्यूशन होते हैं वो फाइंड नहीं होते हैं, यानी इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और देयर इज नो सॉल्यूशन। और इस नो सॉल्यूशन के केस के लिए अगर हमें लाइन से पता करना है तो लाइन के कंपेयर करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 का हमें वैल्यू निकाल लेना होगा। और अगर वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं तो वो हम बता देंगे कि लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है और उनके कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है। और वो इनफाइनाइटली कर रहे हैं, नो सॉल्यूशन होगा। पैरेलल होगा, ध्यान रखिएगा, पैरेलल होगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और ये कंडीशन फॉलो होगी और ये इनकंसिस्टेंट होगा। सिर्फ यही एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है, बाकी जितने में भी हमारे सॉल्यूशन निकलते हैं वो सारे के सारे क्या है, कंसिस्टेंट सिस्टम में आते हैं। और अगर हमारा एक दूसरे को लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो a1/a2 b1/b2 को सेटिस्फाइड करना चाहिए। अगर वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 को सेटिस्फाइड करना चाहिए। और यदि एक दूसरे के पैरेलल हैं तो a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 को सेटिस्फाइड करना चाहिए। दिखाई दे रहा नहीं ये? चलो ध्यान देते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। हमें एलिमिनेशन मेथड से इस सिस्टम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इस इक्वेशंस को लिख लेते हैं। जो भी इक्वेशंस हमारा दिया है, x + y = 3 और 2x + 5y = 12। हमारा ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। हमको एलिमिनेशन मेथड का सेंस होता है कि दो वेरिएबल जो है उनमें से एक वेरिएबल को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो हम इसमें से कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करें, एक्स वेरिएबल को या वाई वेरिएबल को?
चलो y वाले वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। तो y वाले वेरिएबल को एलिमिनेट करने से पहले हम उसके साइन को देखते हैं। दोनों के साइन क्या है? प्लस है। इसका सेंस हो जाता है कि ये जो प्लस साइन है ये माइनस करने पर ही एलिमिनेट होंगे। अगर दोनों साइन सेम होते हैं तो माइनस करते हैं और दोनों साइन अपोजिट होते हैं तो प्लस करते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के डिजिट क्या है, 1 और 5। 1 और 5 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो 1 और 5 का एलसीएम 5 आता है। अब हम ध्यान देंगे कि 1 को 5 बना सकते हैं कि 5 को 1 बना सकते हैं। कौन आसानी से 5 बन जाएगा? 1 को 5 बनाना आसान है, यानी 1 में हम 5 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो 5 हो जाएगा। इट मींस इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे? 5 से इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड को माइनस कर देंगे। तो चलिए माइनस करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में 5 का मल्टीप्लाई किया, 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 और नेक्स्ट 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। जब हम माइनस करते हैं तो नीचे वाले साइन को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। तो नीचे वाले साइन को हम जब चेंज करेंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये दोनों भी प्लस में थे तो ये क्या हो जाएंगे? माइनस। प्लस 5y से माइनस 5y क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और 5 में से 2x जब हमारा माइनस होगा तो क्या होगा? 3x। ये हो जाएगा हमारा 3x और यहां 15 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3। अब x के साथ जो हमारा ये कांस्टेंट है ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, यानी 3/3। इट मींस x की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब यह जो x की वैल्यू आई है इसी x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट और या इक्वेशन सेकंड में हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। पुट करने पर ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस इक्वेशन में इसे पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है, सेकंड में? चलिए फर्स्ट में पुट करना है। इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। वी हैव, चलिए इक्वेशन फर्स्ट देखते हैं। x प्लस y इज इक्वल टू 3। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 प्लस y इज इक्वल टू 3। इट मीन्स y इज इक्वल टू 3 माइनस 1। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हमारा आंसर आ गया, हमारा सॉल्यूशन आया है x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। दैट इज द आंसर। ये था एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट करके हमने सॉल्व किया। जितने भी इक्वेशंस आपको एलिमिनेशन मेथड से मिलेंगे आप सेम यही प्रोसीजर अपनाएंगे। हम सबसे पहले साइन को देखते हैं। साइन अगर सेम होते हैं तो हम माइनस करते हैं, या तो ये दोनों प्लस प्लस में हो तो भी माइनस होंगे और माइनस माइनस में भी हो तो भी माइनस ही होंगे, और दोनों साइन अगर अपोजिट हैं तो वहां प्लस करते हैं बस। अब उसके बाद जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है उस वेरिएबल में क्या करते हैं? उस वेरिएबल के दोनों जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और दोनों को सेम कर देते हैं। सेम करने के लिए हमेशा गुणा ही किया जाता है। आप भाग भी कर सकते हैं चाहे तो, आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग उसे इक्वल करके और उसके बाद एलिमिनेट कर सकते हैं। वैल्यू लाते हैं और आखिरी में जो वैल्यू आती है इसे आंसर चेक भी किया जा सकता है। अभी हम लोग जैसे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लेंगे हम दोनों का आंसर खुद ही चेक कर लेंगे, हमें किसी आंसर शीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए भी हम दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। हम इसे इक्वेशन नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकेंड। अब जब इसे सॉल्व करना है तो इसका सेंस ही है सब्स्टिट्यूट करना। आप इक्वेशन फर्स्ट अगर लेंगे तो सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेकेंड लेंगे तो
फर्स्ट में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आप बताइए किस इक्वेशन को हम टेक करें? इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी है, देख रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 दिया है, इट मीन्स x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई। अगर आपने इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू लिया है तो सब्स्टिट्यूट किसमें करेंगे? सेकेंड में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूट टू द वैल्यू ऑफ x in equation second we है। इन सेकेंड में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या हो जाएगा? 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। हम x के जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू कितना? 3 माइनस y को। 2 इज इक्वल टू 3 माइनस y प्लस 5y इज इक्वल टू 12। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 2y प्लस 5y इज इक्वल टू 12। प्लस 6 को हम उधर भेज देंगे और प्लस 5y में से ये आएगा, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 6। तो 3y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6/3, इट मीन्स 2। तो हमारा इससे भी आंसर देखिए आया है कितना? y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 माइनस y, इट मीन्स 3 माइनस 2, इट मीन्स 1। ये हमारी वैल्यू हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? आंसर शीट की जांच करेंगे। अब हम चेक करेंगे, आंसर को चेक करते हैं। आंसर चेक, आंसर को चेक करते हैं। हमारे दो वैल्यू हैं, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर आया है। हम इसे चेक कर सकते हैं, चाहे सब्स्टिट्यूशन का लगाए हो या एलिमिनेशन मेथड का। चलिए चेक करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। x के जगह हमारा 1 है और y के जगह 2 है। क्या ये 3 आया है? इसका मतलब हमारा आंसर 50% सही है। अब बाकी अनदर 50 के लिए सेकंड इक्वेशन में भी पुट करके देख सकते हैं हम। इक्वेशन सेकंड में हम पुट करेंगे। इक्वेशन सेकंड के लिए बात करेंगे 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। तो ये हमारा 12 आना चाहिए। तो बात करते हैं 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2, इट मीन्स 2 प्लस 10। तो 2 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 12। क्या ये हमारा 12 आया हुआ है? तो इसका मतलब हमारे आंसर क्या है? सही है। हमें किसी आंसर सेट की जरूरत नहीं है, हम खुद से ही इसे चेक कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन में हमारा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यह हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यह हमारा इक्वेशन सेकेंड है। हम इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फर्स्ट का कंपेयर करेंगे। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड विथ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल का जो इक्वेशन है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद हम क्या देखते हैं कि हमारी यहाँ पर वैल्यू आती है। हम यहाँ देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, हमारा इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब हम इसका कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करते समय इस बात का ध्यान देते हैं कि जब इसका कंपेयरिंग करेंगे तो ये हो जाता है a1x चूंकि इक्वेशन फर्स्ट है और b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे ही a1 के जगह कुछ नहीं दिया है तो हमारा क्या दिया? x के टर्म पर x दिया है, तो
A1 इसका कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1 है, तो हमारा A1 की जो वैल्यू यहाँ होगी, हमारा A1 हो जाएगा 1, B1 हमारा हो जाएगा -1। B1 जो है y का कोफिशिएंट यहाँ B1 है और यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है -1 है, तो यहाँ हो जाएगा -1, तो B1 हमारा हो जाएगा -1। और ऐसे ही हम बात करेंगे C1 की, तो C1 हमारा यहाँ हो जाएगा 1। एज लाइक सेम हम सेकेंड इक्वेशन का भी कंपैरिजन करेंगे, तो हम देखेंगे सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसका कंपेयर हम सेकेंड इक्वेशन के साथ जब हम करेंगे, तो 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। y का कोफिशिएंट यहाँ b2 है, तो यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो b2 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 2। हमारा c2 प्लेस्ड है -12 की जगह, और हमारा यहाँ a2 है कितना 3। ये हम करेंगे, हम यहां तक वैल्यू नोट कर लेंगे। अब हमारा आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहां लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हम बात करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले x टर्म वाले कोफिशिएंट को लिखते हैं और उसके बाद y टर्म्स लेते हैं और एट लास्ट कांस्टेंट टर्म लेते हैं, जिसके लिए कांस्टेंट टर्म की जगह हमारी वैल्यू हो जाती है 1। सबसे पहले हम x कोफिशिएंट को जब हम लेते हैं, तो x कोफिशिएंट के x टर्म वाले टर्म को अगर हम लेते हैं, तो यहाँ उसके कोफिशिएंट को हम क्या करते हैं नेगलेक्ट कर देते हैं। नेगलेक्ट करने के बाद हमारे y और कांस्टेंट टर्म वाले कोफिशिएंट बच जाते हैं। तो यहाँ y का हम देख रहे हैं, हमारा कोफिशिएंट है b1 b2 c1 c2। ऐसे ही जब हम कंपेयर करेंगे y वाले कोफिशिएंट के लिए, तो हमारा आता है वैल्यू c1 c2 a1 a2। और ऐसे ही जब हम कांस्टेंट टर्म वाले कोफिशिएंट का हम कंपैरिजन करते हैं, जब हम टर्म लेते हैं, तो हमारी वैल्यू आती है a1 a2 b1 b2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, तो हमारा b1 का c2 में पहले मल्टीप्लिकेशन होगा और फिर b2 का c1 में। ऐसे ही हमारे मल्टीप्लिकेशन होंगे और बीच में साइनिंग हमारी माइनस की हो जाएगी, क्योंकि माड की साइनिंग माइनस से ही चलती है। अब हम यहां ध्यान देंगे, यह हो जाएगा हमारा x अपान b1 का मल्टीप्लिकेशन किसमें हुआ है b1 c2 अब माइनस b2। अब दूसरे टर्म के लिए हम यहां ध्यान देंगे c1 a2 प्लस c2 a1। ऐसे ही हम जब कांस्टेंट टर्म के लिए आएंगे, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी a1 b2 और a2 b1। ये आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हर स्टेप में ये स्टेप आपको सेम चलना होगा, और इसके बाद आप वैल्यू पुट करेंगे। तो अब इसके बाद की हम वैल्यू पुट करते हैं, हम वैल्यू पुट करेंगे x अपान सबसे पहला हमारा टर्म है b1 c2 का, तो b1 हमारा -1 है -1 और c2 हमारा -12 है इंटू -12 माइनस हम बात करते हैं b2 की, b2 हमारा 2 है और हमारा c1 हमारा 1 है। ये हो गया x कोफिशिएंट के लिए। अब हम बात करेंगे y की। y कोफिशिएंट के लिए अगर हम बात करते हैं, तो c1 की वैल्यू हमारी है 1, c1 की वैल्यू 1 है और हमारा a2 की वैल्यू 3 है। माइनस बात करते हैं c2 की वैल्यू, तो c2 की वैल्यू हमारी -12 है और
हमारा a1 की वैल्यू 1 है। ये हो गया हमारा y कोफिशिएंट के लिए। अब हम कांस्टेंट टर्म के लिए जब लेते हैं तो कांस्टेंट टर्म के लिए हमारी वैल्यू आती है a1, तो हमारा हो जाता है a1, तो a1 का 1 है, और b2 का हमारा b2 की वैल्यू हमारी यहाँ क्या दे रखी है 2, तो b2 की वैल्यू हमारी है 2 माइनस। अब हम बात करते हैं a2 की, तो a2 की वैल्यू 3 है और b1 की वैल्यू -1 है। चलिए अब हम यहाँ ध्यान देंगे x इज इक्वल टू -1 का -12 में होगा 12 माइनस 2, y 3 का 1 में होगा 3, और -12 का -1 में होगा, माइनस का माइनस हो जाएगा +12। और ये हम इसकी बात करते हैं हमारे इस टर्म के वैल्यू की, तो 1/2 प्लस 3। अब हम यहाँ ध्यान देंगे, ये हो जाएगा x/10 और ये हो जाएगा y/15 और ये हो जाएगा 1/5। अब हम यहाँ वैल्यू जब नोट कर लिए तो हम यहाँ कंपेरिजन करेंगे। हियर x/10 इज इक्वल टू 1/5, देन x इज इक्वल टू 10/5, इट मीन्स x इज इक्वल टू 2। और एंड हमारा सेकेंड कंपेरिजन y/15 इज इक्वल टू 1/5 है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/5, इट मीन्स y इज इक्वल टू 3। हमारे आंसर आ गए x इज इक्वल टू 2, आंसर हमारा हुआ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। आप चाहें तो सॉल्यूशन चेक भी कर सकते हैं कि आपके जो सॉल्यूशंस आए हैं या आंसर आए हैं, सॉल्यूशन को चेक किया जा सकता है, आपके आंसर को चेक किया जा सकता है कि आपने जो सॉल्यूशन या आंसर लाया है सही लाया है कि नहीं। आप आंसर शीट को देखने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ हमारा पहला टर्म है x माइनस वाई प्लस 1 और सेकेंड इक्वेशन है हमारा 3x प्लस 2y माइनस 12। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि दोनों के दोनों इक्वेशन आप सिस्टम में ही वैल्यू पुट करके देखेंगे। ये नहीं कि अगर एक इक्वेशन आप सिस्टम में आपकी वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है तो आपका आंसर सही है, दोनों में होना चाहिए। अदरवाइज कई केस में ऐसा होता है कि फर्स्ट में सेटिस्फाइड करेगा और सेकंड में सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो आपके आंसर गलत भी हो सकते हैं। अगर दोनों में सेटिस्फाइड करते हैं तो ही आपके सोल्यूशन या आंसर सही है। तो हम बात करते हैं यक्स की। यक्स हमारा यहाँ 2 है और y हमारा यहाँ -3 है प्लस 1, इट मीन्स यहाँ 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या हमारा यक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 नहीं है? इसका मतलब हमारा आंसर 50% सही हो गया। अब हम सेकेंड टर्म पर आते हैं। 3 इंटू एक्स के जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 2 और यहाँ y के जगह 3 माइनस 12, इट मीन्स 6 प्लस 6 माइनस 12, इट मीन्स 12 माइनस 12, इट मीन्स 0। यानी इस टर्म पर भी हमारी वैल्यू क्या थी 0 थी, यानी अभी हमारा सॉल्यूशन क्या है सही है। यह भैया 100% सही हो गया। चलिए अब एक इक्वेशन आपका दे रखा है टाइप 4। अब हमें इस इक्वेशन ऑफ सिस्टम को सॉल्व करना है बाय ग्राफिकल मेथड। हम सबसे पहले इक्वेशंस को लिख लेंगे, लिखने के बाद हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यूएशन कर देने के बाद हम सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं कि क्या यह इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या ये लाइन ऑफ इक्वेशन एक दूसरे को, इक्वेशन ऑफ सिस्टम एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या ये एक दूसरे के पैरेलल है या एक दूसरे के कंसिस्टेंट हम कह सकते हैं है कि नहीं है, इसके लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम कंडीशन लगाएंगे, जो ग्राफिकल मेथड के लिए हम लोगों ने 3 देखा था कंडीशन। उसमें से सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन के बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट कंडीशन लगा करके देखते हैं क्या ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो कंडीशन फर्स्ट क्या थी हमारी, कंडीशन फर्स्ट के लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होने चाहिए थे। तो क्या हमारी यह वैल्यू a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है? तो देखते हैं, ये 1/3 इज नॉट इक्वल टू -1/2 है। बिल्कुल
ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है, इट मींस लाइंस जो होंगे, लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। हमें पता चल गया कि हमारे जो लाइन ऑफ ग्राफ, जो भी ग्राफिकल मेथड से जो भी हमारे ग्राफ लाइन की बनेगी, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, इंटरसेक्ट टू ईच अदर, इंटरसेक्ट टू ईच अदर, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी। चलिए अब इंटरसेक्शन वाले टर्म्स को हमने देख लिया। अब जैसे ही हमने कंडीशन हमने इसकी अप्लाई कर दी, हमको पता चल गया कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो हमको इंटरसेक्ट करना है, इसका मतलब इनका सोल्यूशन कितना होगा, 1 होगा। अब इस सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए हम इसमें 3 मेथड का यूज कर सकते हैं इसका 1 सोल्यूशन निकालने के लिए, इंटरसेक्ट का सोल्यूशन निकालने के लिए, जिस पर ये बिंदु एक दूसरे को लाइन को इंटरसेक्ट कर रही होंगी। 3 मेथड है आपका, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो आप किसी एक मेथड से डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने जो पहले सीखा है उसी में से हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके इसकी वैल्यू को हम निकाल रहे हैं। ध्यान देंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस इक्वेशन सेकेंड। चलिए वैल्यू को हमने निकाला, यहां हो गया 2x माइनस 2i प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2i माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हमने लिखा। हम यहाँ ध्यान देंगे कि हमारी जो वैल्यूएशन हमारी आई हुई है, यहाँ माइनस 2i प्लस 2i कैंसिल हो गया, 3 और 2 5x हो गया, और प्लस 2 माइनस 12 हो जाएगा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 5x इज इक्वल टू 10, इट मीन्स x इज इक्वल टू 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2। अब हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, put the value of x in इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड। इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, हम x की जगह अगर हम बात करते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस y की वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इट मींस माइनस y ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। इट मींस 3 इज इक्वल टू y। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। तो इस इक्वेशन फर्स्ट से आई हुई वैल्यू है हमारी y की, x इज इक्वल टू 2 आया हमारा, और y इज इक्वल टू 3। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा, हमारा 1 सॉल्यूशन हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन हो जाएगा, या इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमने पता कर लिया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा है x, y। इट मींस x की वैल्यू हमारा पहला है 2 और y की वैल्यू है 3। इंटरसेक्टिंग 2, 3 हो गया। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम निकालते हैं सॉल्यूशन टेबल। हम सबसे पहले, अब अगर हमको ग्राफ खींचना है तो हमें सॉल्यूशन टेबल चाहिए, तो सॉल्यूशन टेबल हम निकालेंगे। सॉल्यूशन टेबल के लिए हम सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको किसी एक टर्म को हमको सिंगल छोड़ना होगा, हम इक्वल के इधर किसी एक टर्म को हमें सिंगल करना होता है सॉल्यूशन टेबल निकालने के लिए। तो बताइए किसको हम यहाँ रखें, y को कि x को? x को। तो x को हम सिंगल करेंगे तो हमारा माइनस वाई इधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, और प्लस 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। अब हम सॉल्यूशन टेबल बनाने के लिए सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं। सॉल्यूशन टेबल में आपको करना क्या होता है कि कम से कम आप क्या कर सकते हैं, ऐसे केस के लिए आप जब भी सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे, तो सॉल्यूशन टेबल में मैक्सिमम आप 2 पॉइंट, मिनिमम कम से कम आप 2 पॉइंट
निकाल सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम आप 3, 4, 5 अपने सुटेबल, आपको जैसा कंडीशन सुटेबल लगेगा आप उसके हिसाब से 3 पॉइंट्स पर अच्छे से कोई भी ग्राफ खींचा जा सकता है, ड्रा किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 एंड y की वैल्यू हमने यहां पुट की है। चलिए सबसे पहले तो एक वैल्यू हमको पहले से ही पता है, y की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी 2। अब हम इसके बाद अनदर टर्म में हम क्या करते हैं, अब हम x की कोई दो ऐसी हम एज्यूमिंग वैल्यू लेते हैं जिससे x की वैल्यू और निकल जाए, ताकि पॉइंट हमें पता चल जाए। हमने इस पॉइंट का नाम दे दिया है a। ऐसे ही b के लिए हम बात करेंगे। चलिए कोई पॉइंट अपने हिसाब से काउंटेबल में टर्म लीजिए, कोई भी पुट x y इज इक्वल टू, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, y इज इक्वल टू ऐसा पुट कीजिए जिससे आपको ग्राफ जो है ड्रा करने में आसानी हो, इजी हो, आपको ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। यानी 10 से कम हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो क्या मैं इसके जगह कोई अनदर वैल्यू ले सकता हूं क्या, कोई भी वैल्यू। मैंने y इज इक्वल टू क्या कर लिया 0 पुट कर लिया, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम जो वैल्यू पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 माइनस 1, इट मीन्स -1। तो हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1। ऐसे ही हम एक और वैल्यू पुट कर सकते हैं, पुट y इज इक्वल टू जो भी हम पुट करें, बताइए कौन सा वैल्यू पुट करें, 3 वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 इन इक्वेशन। तो हम 3 पहले से ही पुट कर चुके हैं, तो 3 हम नहीं कर सकते, 5 कर सकते हैं। तो 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। आपको बस यही ध्यान देना है कि जो भी आप वैल्यू पुट करेंगे वो वैल्यू एक आपका इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर में वो होना चाहिए, वो रेशनल नंबर में या पॉइंट या डेसिमल में ना आए। क्योंकि अगर आप डेसिमल में आता है तो ऐसा नहीं है कि हम ग्राफ नहीं खींच सकते, ग्राफ खींचेंगे, लेकिन आपको ग्राफ खींचने में, ड्रा करने में दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। तो बात करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में हम 5 पुट किए हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया है हमारा 5 माइनस 1, इट मीन्स 4। तो y में अगर हमने 5 पुट किया है तो x में हमारा कितना पॉइंट आया है 4। और इन पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया, यह हमारा पॉइंट्स हो गया b -1 कामा 0, और ये हमारा पॉइंट हो गया c 4 कामा 5। ठीक है, ऐसे ही हम सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे इक्वेशन सेकेंड के लिए। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड के लिए जब हम करेंगे तो यहां हमारी इक्वेशन लिख देंगे 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसमें किसी एक टर्म को सिंगल करना होगा, x को करेंगे कि y को, चलिए y को सिंगल करते हैं। तो हम -12 को उधर भेज देंगे, तो 2y इज इक्वल टू -12 जाएगा तो +12 हो जाएगा, +12 और +3x जाएगा तो -3x हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 12 - 3x अपान 2। अब हम इसका सोल्यूशन टेबल के बनाएंगे। ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू 12 - 3x अपान 2। आप इसके लिए भी 3 पॉइंट को पॉइंट आउट करेंगे। तो 3 पॉइंट के लिए पॉइंट आउट जब करना होगा तो हम इसके बारे में बात करेंगे। अब यहां ध्यान दें, हम क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे। एक तो पहले से ही हमारा पॉइंट वाली वैल्यू फिक्स है, यहां पर हमारी पहली पॉइंट वाली वैल्यू क्या दे रखी है 3। तो हम यहाँ 3 पुट करते हैं तो यहाँ हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ हम अगर 2 पुट करते हैं तो y में वैल्यू हमारी कितनी आएगी 3। पुट करके हम देखते हैं, यहाँ 2 3 जा 6, 12 - 6 और 6 में से हम 2 को यहाँ डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरी वैल्यू लेंगे, पुट x इज इक्वल टू, कुछ ऐसा पुट कीजिए जिससे यह वैल्यू इंटीजर में ही आए, पॉजिटिव आए या निगेटिव आए उससे मैटर नहीं करता है, इंटीजर हो, होल नंबर में आपके हो जाने चाहिए, इंटीजर में आ जाने चाहिए, कोई इंटीजर पॉजिटिव या नेगेटिव, कुछ ऐसा वैल्यू। क्या हम इसके जगह 4 पुट करें, 4 पुट करते हैं तो
3 4 जा 12 और 12 ये हो सकता है, तो पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 3x अपान 2, इट मीन्स 12 माइनस 3 इंटू 4 अपान 2, इट मीन्स 12 माइनस 12 अपान 2, इट मीन्स 0 अपान 2 0। तो हमारी वैल्यू की बात करते हैं, तो यहां हम वैल्यू पुट किए हैं x इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू क्या मिला है हमें 0। अब हम अनदर टर्म का पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, कोई और वैल्यू पुट कर सकते हैं हम यहां, बताइए क्या पुट कर लें, 8 पुट करेंगे तो वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए पुट कर रहे हैं 8, लेकिन 8 पुट करने से पहले हम इसे ध्यान देंगे कि क्या ये 8 पर्टिकुलर वे में है ना, 8 3 जा 24, 24 में से 12 माइनस करेंगे यानी -12 आएगा, और -12 को जब डिवाइड करेंगे तो वो -6 हो जाएगा। तो चलिए 8 पुट कर लेते हैं, 8 इन इक्वेशन सेकेंड, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 8 अपान 2, इट मीन्स 12 माइनस 24 अपान 2, इट मीन्स 12 माइनस 12 अपान 2, इट मीन्स 6। तो हम -6 हो जाएगा हमारा, तो हमारी जो वैल्यू आई है x इज इक्वल टू हम पुट किए हैं 8, तो इसमें वैल्यू आई है -6 वैल्यू आई है। ठीक है, अब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ। ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको ग्राफ टेबल मिल जाएगा, ग्राफ पेपर मिल जाएगा। अगर ग्राफ पेपर नहीं मिलता है तब आप क्या करेंगे, और अगर ग्राफ पेपर मिल जाता है तब तो आपके लिए आसानी हो जाती है, लेकिन अगर आपको ग्राफ पेपर नहीं मिलता है, तो ग्राफ पेपर नहीं मिलता है तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये ध्यान देते हैं कि क्या हमारे जो कोऑर्डिनेट्स बने हैं, यहां देखिए हमने कोऑर्डिनेट्स के नाम नहीं दिए हैं, ये हमारा कोऑर्डिनेट्स हो गया a 2, 3 और b c हमने पहले ही दे रखे हैं नेम, तो हम यहां इसका नाम दे दिए हैं d, d हो गया हमारा 4, 0 और हमारा अगला नाम हमने दे दिया 8, -6। कोई दिक्कत? चलिए अब हम ग्राफ को ध्यान देते हैं। ग्राफ के लिए हम सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे मैक्सिमम जो कोऑर्डिनेट है हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहे हैं, दोनों प्लस प्लस हैं, और एक जो है एक यहां थर्ड और फोर्थ, यानी हम अगर बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोई नहीं है, सब फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में ही है, तो यानी हम थर्ड क्वाड्रेंट को छोटा भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपको इन केस कब, जब आपको ग्राफ पेपर ना मिले तब, या जब भी ग्राफ पेपर भी मिल जाए तो हम लाइन ड्रा करते समय इस बात का केयर कर सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट हमें छोटा भी रखेंगे तो कोई दिक्कत हमें नहीं होने वाली है। थर्ड क्वाड्रेंट को हम छोटा थोड़ा सा बना रहे हैं और बाकी फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट को हमने बड़ा कर दिया। अब आप जब आपके पास ग्राफ पेपर नहीं होता है तो उस समय आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि आप स्केल से जब भी आप इसे मेजर करेंगे तो आप स्केल से मेजर करने के बाद इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारी जो डिस्टेंस होती है वो स्केल की लाइनिंग क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर ये लाइनिंग इक्वल नहीं होगी ना तो आपका ग्राफ सही नहीं बनेगा, आपकी लाइंस अच्छी नहीं ड्रा होंगी। तो इस बात का केयर कीजिएगा। चूंकि मेरे पास स्केल नहीं है इतना बड़ा कि हम इसे मेजर कर सकते हैं, लेकिन मैंने एज माई एक्सपीरियंस हम इसे इक्वल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा वाई डैश एक्सिस है। वाई डैश एक्सिस हमने एक्स में भी, हमको वाई में भी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैक्सिमम हो गया। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। अब हम इन जो भी पॉइंट आउट किए हैं इनके नेम दे दें, तो हम इनकी नेमिंग करते हैं। सबसे पहले हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ हमारा हो गया -1 -2
-3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 मैक्सिमम है। और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप जब भी ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ पेपर ना होगा नहीं होगा तब आप विदाउट ग्राफ पेपर अगर प्लॉटिंग करते हैं तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमारे एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर जो भी डिस्टेंस आप ले रहे हो वो एक पर्टिकुलर इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। इक्वल डिस्टेंस पर आप पॉइंट लगाएंगे। चलिए अब हम फर्स्ट लाइन जो सोल्यूशन टेबल मिला है उस सोल्यूशन टेबल के लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं फॉर द इक्वेशन फर्स्ट। यहां हमारा पहला जो है x इज इक्वल टू है, हमारा पहला जो पॉइंट A है 2,3 है, यानी 2 या जो पहला कोऑर्डिनेट है हमारा 2,3 है तो x में 2 है और y में 3। तो इसको प्लॉटिंग करने के लिए हम x में 2 लेते हैं और y में 3। ये दोनों जहां मीट करते हैं वही हमारा फर्स्ट पॉइंट बनता है और उस फर्स्ट पॉइंट का नाम हम देंगे 2,3। तो ये 2,3 हमारा हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए 2,3। अनदर सेकेंड कोऑर्डिनेट हमारा क्या है -1,0। x में -1 है और y में 0 है। इट मींस हमारा यहाँ सेकेंड जो क्वाड्रेंट हमारा यहाँ जो यहाँ कोऑर्डिनेट बनेगा ये हमारा होगा -1,0 और यहाँ पर हमने इसकी नेमिंग कर दी है। इस नेमिंग को थोड़ा सा बाहर दिखा देंगे। ये हमारा हो जाएगा b -1,0। अनदर एक और भी हमारे पास है 4,5। x में हमारा 4 है, यह कोऑर्डिनेट या जब कोऑर्डिनेट हम दिखाएंगे तो x में 4 का और y में 5 का, ये दोनों पॉइंट यहां आकर के आपके मीट कर रहे हैं और इसका नाम हमने दिया है C4,5 या 4,5 है। अगर आपने प्लॉटिंग अच्छी की है, आपके इक्वेशंस और सॉल्यूशंस अच्छे से बने हैं, सॉल्यूशन टेबल आपने अच्छे से बनाया है, टर्म सारे अच्छे से रखे गए हैं, तो आपके ग्राफ ही आपका बता देगा कि आपने ग्राफ अच्छा ड्रा किया है कि नहीं। आपका ग्राफ बता देगा कि आपने सॉल्यूशन सही निकाला है कि नहीं, क्योंकि यह जो लाइनिंग होती है, यह जो पॉइंट्स होते हैं वह इक्वल लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं। और देखिए मैंने अभी विदाउट लेंथ, हमने विदाउट स्केल बनाया है तो भी हमारे पॉइंट्स लगभग एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। और इसका सेंस ये होता है कि हमारा जो सॉल्यूशन निकाले हैं हम लोगों ने, सॉल्यूशन टेबल निकाला है वो हमारा सही है। और यह किस लाइन के लिए है? तो यह लाइन थी हमारी x - y + 1 = 0। चलिए अब सेकेंड लाइन ऑफ इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ को प्लॉट करते हैं, लाइन को प्लॉट करते हैं इन ग्राफ पेपर, इन ग्राफ सेकेंड में हमें एक पहला पॉइंट तो 2,3 चाहिए था हमारे पास अवेलेबल है, दूसरा हमें चाहिए 4,0, यानी x में 4 चाहिए और y में 0। तो x में 4,0 हमारा यहां लाई करेगा और इसका नाम हम दे देंगे, इसका नाम हमने यहां दे रखा है d जो है हमारा 4,0 है। और एक हमारा और आया है 8,-6। x में 8 है, x में 8 है और y में -6 है, यानी हमारी प्लॉटिंग यहां की है। तो x y में हमारा -6 है और y में x में हमारा 8 है। यह जब हम प्लॉट करते हुए आएंगे तो वो यहां मीट कर रहा है और इसका नाम e है 8,-6। चलिए इससे आप फिर चेक कर सकते हैं कि आपका ग्राफ सही बना है कि नहीं। अगर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं लाई करते हैं तो आपने ग्राफ गलत बनाया है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने यहाँ ग्राफ को बिल्कुल, हमारे जो पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा ग्राफ जो है क्या है, बिल्कुल सही बना है। हमने सॉल्यूशन टेबल भी सही बनाया है, हमने वैल्यू भी सही निकाली है। और ये हमारी जो लाइनिंग थी, इस लाइनिंग का नाम है, इस लाइंस का नाम हमारा सेकेंड लाइन है 3x + 2y
-12 इज इक्वल टू 0। ये हमारी लाइनिंग बन गई, हमारे ग्राफ बिल्कुल करेक्ट बन गया है। अब ऐसा होता है कई केस में कि जब लाइन ऑफ इक्वेशन आपको दे देता है और हम यहाँ कंडीशन चेक करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपका कंडीशन फर्स्ट लाई न करता हो, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 न लाई करे। ऐसा हो जाए कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 हो। तो ऐसे केस में जब लाइन आप ग्राफ में आप लाइन जानेंगे तो आप पहले ही पता कर लेंगे कि जो हमारा ग्राफ में बनेगा वो कैसी लाइनिंग होगी, पैरेलल होगी। हम यही पता हो जाएगा कि लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, हम पहले ही पता कर लेंगे। उससे ग्राफ हमारा सही बन रहा है कि नहीं सही बन रहा है ये हम पहले ही पता कर सकते हैं। और तीसरी कंडीशन के लिए दोनों के दोनों लाइन एक दूसरे पर लाई करते हैं। और तीसरी कंडीशन जो कॉन्साइड की होती है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, ये तीनों के तीनों इक्वल हो गए। तो ऐसे केस में हमारा जो यहाँ ग्राफ पेपर पे जो हमारे टर्म्स बनेंगे उसके लिए क्या होगा, सेम लाइन हो जाएगी। फर्स्ट लाइन भी यही भी लाई करेगी और सेकंड लाइन पर भी यही लाई करेगी, हम पहले ही पता कर लेंगे। तो आप एक बात समझ लीजिए, अगर आपके सॉल्यूशन इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो आपको सॉल्यूशन निकालने की, यहाँ इस सॉल्यूशन को इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा ही नहीं। आप डायरेक्ट सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे और ग्राफ बना देंगे। कब? जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तब। तो यही 3 टाइप के प्रश्न आते हैं, जिसमें से मैंने एक का ग्राफिंग पेपर पर आपको दिखा दिया है। ऐसे ही सेम तीनों क्वेश्चन आते हैं, एक में पैरेलल होता है, एक में कॉन्साइड होते हैं और बाकी हमारा एक इंटरसेक्टिंग होता है। सेम इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। तो आई होप कि मुझे उम्मीद है कि आप जितने भी इस तरह के ग्राफिंग वाले क्वेश्चन आप देंगे तो आप कर लेंगे। एक बात का बस ध्यान रखिएगा कि इंटरसेक्ट अगर वो नहीं कर रहे हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने की हमें जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपका निकलेगा ही नहीं। आप डायरेक्ट यहां से आप कंडीशन पता कर लीजिए, कंडीशन फर्स्ट के अलावा कंडीशन सेकंड या कंडीशन थर्ड आता है तो डायरेक्ट आप सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे और सॉल्यूशन टेबल बनाने के बाद ग्राफ कर देंगे। अब इन केस किसी क्वेश्चन में ऐसा पूछ देता है कि जो हमारे एक्स एक्सिस पर ट्रायंगल बन रहा है ना, उसे क्या कीजिए, उसको बोलता है कि आप उसे कलर कर दीजिए। तो कलर बोलता है एक्स एक्सिस पर, तो कलरिंग के लिए अगर बोलता है तो हम एक्स एक्सिस पर लाई करने वाला जो ये ट्रायंगल है इसे कलर कर देते हैं। कई बार इसके कोऑर्डिनेट भी पूछता है कि जो एक्स एक्सिस पर ट्रायंगल बन रहा है उसके कोऑर्डिनेट बताइए। तो हमारे 3 कोऑर्डिनेट यहां दिख रहे हैं क्या? एक हमारा है, यहां ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर भी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट पूछ सकता है। तो वो 3 कोऑर्डिनेट हमारे ए का हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा यहाँ डी का और बी, ए बी डी। इन तीनों के कोऑर्डिनेट को हम क्या करेंगे, राइट कर देंगे। तो यह इनके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ए का कोऑर्डिनेट 2,3 है, बी का कोऑर्डिनेट हमारा -1,0 है और सी का कोऑर्डिनेट हमारा 4,0 है। कई बार कोऑर्डिनेट भी पूछ देता है। मेनी टाइम्स ऐसा करता है कि एरिया